गुड इवनिंग बच्चों। आज हम एफएम का एक सबसे इजी और सबसे छोटा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखिए भी, किसी भी कंपनी में 3 डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से डिसीजंस होते हैं किसी भी कंपनी में? किसी भी कंपनी में 3 डिसीजंस होते हैं, आप लिख सकते हैं साथ में मेरे। एक तो होता है फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन। एक होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन, एंड थर्ड होता है डिविडेंड डिसीजन। ठीक है जी। फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब होता है कि सब किसी भी कंपनी को कोई भी प्रोजेक्ट करना है, किसी भी कंपनी को ग्रोथ करनी है, किसी भी कंपनी को बिजनेस करना है, तो उसे पैसे की जरूरत होती है। अब पैसा चाहिए, लेकिन पैसा वो ले कहाँ से? उसके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं। वो पैसा कहाँ से ले? इक्विटी शेयर कैपिटल से ले, वो पैसा डिवेंचर होल्डर से ले, वो पैसा वो प्रेफरेंस शेयर से ले, वो पैसा वो लोन से ले। वो उसे पैसा कहाँ से लेना चाहिए? क्यों? क्योंकि सबकी कॉस्ट अलग अलग होती है, तो उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। ये डिसीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सर कौन से चैप्टर में डिस्कस किया था? कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में। जब हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्कस किया था, वहाँ डिस्कस किया था कि हमारा पैसा हमें कहाँ से लेना चाहिए। सब हमने पैसा उठाया, उसकी कॉस्ट कितनी आई, वो सब हम डिस्कस कर चुके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर। अब बात ये आती है, सब हमने पैसा उठा लिया, हमने पैसा ले लिया। अब बात ये आती है कि उस पैसे का हम क्या करें? सर ऑब्वियस है, उस पैसे को हम किसी प्रोजेक्ट में लगाएंगे। अब किस प्रोजेक्ट में लगाएं? उस पैसे को हम किसी प्रोजेक्ट में लगाएंगे। सर जेन्युइन चीज है, उस पैसे को हम प्रोजेक्ट में लगाएंगे, लेकिन किस प्रोजेक्ट में लगाएं, कितना लगाएं? ऑब्वियस है, मेरी एनपीवी पॉजिटिव आनी चाहिए, मेरे लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए। वो सब हम कहाँ डिस्कस कर चुके हैं? वो हम डिस्कस कर चुके हैं कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर के अंदर। कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। सर ये 2 चैप्टर हमारे हो गए। अब मेन हम जो पढ़ने वाले हैं वो डिविडेंड डिसीजन। किसी भी कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? किसी भी कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अब सब कुछ जने बोलते हैं कि सब कंपनियों को डिविडेंड देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? ऑब्वियस सर, डिविडेंड दोगे, उनको रिटर्न दोगे तो आपके शेयर की मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी। सर जेन्युइन चीज है, आप डिविडेंड दोगे तो मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन साथ में जैसे ही आप डिविडेंड देते हो आपका फंड कम होता है, और फंड कम होगा तो फिर आपके पास पैसा कम अवेलेबल होगा कहीं और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप जो भी आपको पैसा आपने कमाया, अगर वो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, तो शेयर होल्डर को तो अच्छा फील होगा, अच्छा फील होगा। लेकिन उस केस में कंपनी का रिटेन अर्निंग कम हो जाएगा, रिटेन अर्निंग कम हो जाएगा, और उसे कोई नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए पैसा अवेलेबल नहीं होगा। तो डिविडेंड डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, लाइक अदर डिसीजन, कि हमें डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो साहब डिविडेंड देने के लिए लोगों की अलग अलग थ्योरियां हैं। कुछ लोग आए, उन्होंने थ्योरीज दी, वो थ्योरीज हमें डिस्कस करनी है कि साहब हमें डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कुछ लोगों ने बोला कि साहब डिविडेंड देना चाहिए, डिविडेंड देना अच्छी बात है। सर इससे क्या होगा? इससे कंपनी की वर्थ बढ़ेगी। लेकिन मतलब उनके हिसाब से डिविडेंड डिसीजन के अंदर डिविडेंड देना एक अच्छी पॉलिसी है जो मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ाएगी। मतलब मेरी मार्केट वैल्यू के लिए डिविडेंड एक रिलेवेंट पॉइंट हो गया। क्या हो गया? रिलेवेंट पॉइंट हो गया। उन्होंने प्रूव किया उस चीज को, जिसे हम रिलेवेंट थ्योरी भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन कुछ जने आए, उन्होंने बोला नहीं, डिविडेंड न दो या न दो, डिविडेंड दो या न दो, कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे हम बोलते हैं इररिलेवेंट थ्योरी। इररिलेवेंट थ्योरी क्या बोलते हैं? इररिलेवेंट थ्योरी बोलते हैं। तो साहब इन दोनों ने प्रूव किया। रिलेवेंट थ्योरी वालों ने बोला डिविडेंड हैज टू पे, डिविडेंड हैज टू पे मतलब डिविडेंड पे करना चाहिए टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है। और ये बोलते हैं इट इज इररिलेवेंट, डिविडेंड पॉलिसी will not impact on value of share, मतलब
सबने अलग अलग बताया। कुछ लोगों ने बोला डिविडेंड देना चाहिए, इससे वैल्यू इंक्रीज होएगी। कुछ ने बोला डिविडेंड दो या न दो, कितना भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सब हमें डिविडेंड डिसीजन के अंदर हमें डिस्कस करना है कि डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो बेसिक बात है, ये कंपनी के इंटरनल पे डिपेंड करता है उन्हें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जैसे कि मैं छोटी सी बात करता हूँ, मैं अपना वही बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, आईटीसी कंपनी। आईटीसी कंपनी के पास आज कैश पड़ा है, कितना कैश पड़ा है, सब अनाप शनाप कैश पड़ा है। उसके पास पड़ा है लगभग 7,000 करोड़ रुपए कैश पड़ा है। कैश मतलब कैश एंड बैंक पड़ा है, 7,000 करोड़ रुपए कैश पड़ा है। अब उसके वो कोई काम नहीं आ रहा, तो उसे वो किस रूप में बांट देना चाहिए, डिविडेंड रूप में बांट देना चाहिए। लेकिन अब हम दूसरी बात करते हैं, एक कोई ग्रोथ वाली कंपनी है, मैं बॉम्बे डोइंग किसकी बात करता हूँ, मैं कोई अच्छी कंपनी की बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ, मान लीजिए सपोज अशोक लीलैंड कंपनी है, अशोक लीलैंड कंपनी है। अब अशोक लीलैंड कंपनी है, उसको नए व्हीकल्स मार्केट में उतारने, कुछ नया बिजनेस करना है, तो अब वो डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पैसा उसके काम में आएगा। तो वैसे तो प्रैक्टिकली कंपनी टू कंपनी वरी करता है कि उसे डिविडेंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने अपने हिसाब से थ्योरी को डिफाइन किया है कि रिलेवेंस कहाँ रखती है डिविडेंड और कहाँ रिलेवेंस नहीं रखती है। ठीक है जी, तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि हमें डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई सर? एकदम समझ में आ गई। लिखो सब, थ्योरी ऑफ डिविडेंड रिलेवेंसी, थ्योरी ऑफ डिविडेंड थ्योरी ऑफ डिविडेंड रिलेवेंसी इज गिवन अंडर, मतलब ये कुछ थ्योरीज हैं जो दी गई, जो बोलते हैं कि डिविडेंड देना एक अच्छी बात है। ठीक है जी। फर्स्ट कौन सा है? वॉल्टर मॉडल, वॉल्टर मॉडल, वॉल्टर मॉडल। हाँ जी, ये क्या बोलता है? ये बोलता है सर डिविडेंड दो, डिविडेंड दो आराम से, डिविडेंड दो, डिविडेंड दोगे तो इससे मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन डिविडेंड कब दो, कितना दो और कैसे दो। मतलब आप डिविडेंड दोगे और डिविडेंड नहीं दोगे, डिविडेंड ज्यादा दोगे या डिविडेंड कम दोगे, उससे मेरी मार्केट वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। अब आराम से समझने की कोशिश करो, आप खुद मुझे रिप्लाई कर दोगे। एक कंपनी है, एक कंपनी है, उसके पास 5,000 रुपए है। ये 5,000 रुपए आए कहां से? साहब अपन ने दिए इस कंपनी को। ले भाई कंपनी 5,000 रुपए ले। अब अगर वो पैसे मेरे पास होते, अगर वो पैसे मेरे पास होते तो उससे मैं 10% कमाता। कंपनी को मैंने पैसे दिए, कंपनी उस पैसे से 12% कमा रही। कितना कमा रही है? 12% कमा रही है। जरा सोच के देखना, मैंने कंपनी को जो दिया, कंपनी जो कमाएगी उसका ओनर कौन? मैं। तो कंपनी 12% कमा रही है, तो मैं बोलूंगा ले भी कंपनी 5,000 और ले ले, तू और इन्वेस्ट कर, 12% कमाएगी तो मेरी वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर कंपनी उस पैसे से केवल 7% कमा रही है, मैं कंपनी को क्या बोलूंगा? मैं कंपनी को क्या बोलूंगा? मैं कंपनी को बोलूंगा अरे कंपनी, अरे कंपनी, अरे कंपनी, तू क्या करेगी पैसे का? तू रहने दे, मेरे को दे दे मेरे पैसे, मैं उससे ज्यादा कमा रहा हूं, मैं उससे ज्यादा कमा रहा हूं। मतलब कंपनी के लिए केओ, केओ मतलब कॉस्ट होगी इस क्वेश्चन में 10%। ठीक है भाई, कंपनी को कम से कम कितना देना है? 10% देना है। तो सीधी सी बात है, अगर कंपनी जो कमा रही है वो ज्यादा है किससे? केओ से, तो उसे डिविडेंड नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आर कम, रिटर्न कम है किससे? केओ से, तो उसे डिविडेंड देना चाहिए, उसे डिविडेंड देना चाहिए। फिर सुनो, वॉल्टर मॉडल क्या बोलता है? डिविडेंड देना डिपेंड करता है सिचुएशन पर। वॉल्टर मॉडल बोलता है डिविडेंड देना डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे जैसे कंपनी की रिटर्न बढ़ेगी, आराम से कंपनी की रिटर्न बढ़ती है, कैसे बढ़ती है साहब? कंपनी ऑब्वियसली कुछ भी कमाएगी तो उसको कहीं इन्वेस्ट करेगी। कंपनी ने 5,000 कमाए, उससे जिस उसने इन्वेस्ट किया वहां से वो केवल 7% कमाएगी। लेकिन उसका शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहा है कि साहब मुझे कम से कम 10% चाहिए। कंपनी बोलेगी साहब मैं तो नहीं कमा सकता 10%, लो आपका पैसा वापस दे दो। लेकिन मैं चाहता हूँ कंपनी मुझे 10 दे, और कंपनी कमा रही कितना है? 12 कमा रही है, ज्यादा कमा रही है। तो मैं बोलूंगा 10, मैं 10 कमाता, कंपनी मुझे 12 कमा के दे रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? ले भाई कंपनी पैसे ले ले, उससे मुझे और इन्वेस्टमेंट दे, उससे और फायदा करवा के दे। ठीक है साहब। तो वॉल्टर मेडल में हम P0 हमारी शेयर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इससे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, जरा देख लेते हैं। चलो जी, आओ साहब, डिलीट कर दो सर इसको जल्दी से, सब लिखाऊंगा। अब लिखते हैं, पहले फॉर्मूला फिर इसको समझेंगे। लिखो,
वॉल्टर मॉडल में P0 मतलब करंट मार्केट वैल्यू सब बताया हुआ है, ठीक है। क्या फॉर्मूला बनेगा? डी क्या बनेगा? डी डी मतलब डिविडेंड प्लस ब्रैकेट में ई माइनस डी, ठीक है, इनटू आर अपॉन के, डिवाइड बाय के। ये फॉर्मूला बनेगा। इसका मतलब समझे, लिखो हियर डी इज इक्वल टू डिविडेंड, ई इज इक्वल टू अर्निंग, आर इज इक्वल टू रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, K is equal to cost of equity, ये होता है। अब साहब ये डिविडेंड तो मैं दे रहा हूँ, कंपनी कमाएगी किससे? कंपनी हमेशा रिटेन अर्निंग से कमाती है। एक सीधी सी बात है, एक कंपनी ने, एक बंदे ने अपनी दुकान पे 1 लाख रुपए कमाए, अब उसने 1 लाख रुपए के 1 लाख रुपए वापस इन्वेस्टमेंट कर दिया। कितना इन्वेस्ट कर दिया? वापस इन्वेस्ट कर दिया। और उसको अपने पैसे पे कितनी % इनकम होती है? 6% इनकम होती है। तो वो कितना कमाएगा? 6,000 कमाएगा। एक दूसरा बंदा है, उसने भी 1 लाख कमाए, लेकिन 1 लाख में से वो 40,000 रुपए घर पे लेके चला गया, उसके बचे कितने? 60,000। तो अब वो कितना कमाएगा? वो 6,000 नहीं कमा सकता, वो 60,000 का 6% कमाएगा। कितना कमाएगा? 3,600 कमाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कमाते हैं, हम जो अर्न करते हैं, वो किस पर अर्न करते हैं? रिटेन अर्निंग पर। रिटेन अर्निंग मतलब कि साहब रिटेन्ड जो भी कंपनी डिविडेंड के रूप में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करती, उससे वो कमाती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है साहब। अब एक लाइन लिख लो, थोड़ी सी ये लिख लिया, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, ये मैं आपको बताया था अभी, अप्रोच, ठीक है। इफ आर, अगर आर ज्यादा है, देखो अगर आर ज्यादा होगी तो ऑब्वियस है मैं चाहूंगा कि कंपनी डिविडेंड न दे। आर इज मोर देन के, देन ऑप्टिमम डिविडेंड विल बी, आराम से विल बी लिख लिया। अब सुनो, अगर मैं कंपनी को 100 रुपए दूं, मैं चाहता हूं कंपनी मुझे 10 कमा के दे, और कंपनी 12 कमा रही है, आर ज्यादा है, देन डिविडेंड विल बी 0। मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए। सर क्यों नहीं चाहिए? अरे कंपनी मेरे को 12 कमा के देगी ना, मैं क्या करूंगा इसका? ठीक है जी। सेकंड लिखो, इफ आर इज लेस देन के, देन अगर आर कम है किससे? के, देन मैं बोलूंगा भाई तू 7 कमा के देगा, 10 तो मैं ही कमा रहा हूं, देन ऑप्टिमम डिविडेंड विल बी 100%, चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं पूरा डिविडेंड लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब एक बात और क्या, यहां तक बात समझ में आ गई। अब तीसरी बात क्या, कि अगर मान लो आर इज इक्वल टू के ही हो, तो मतलब आर और के, ये मैं भी 10 कमाऊंगा और कंपनी भी 10 कमा के देगी, तो मैं बोलूंगा भाई तू डिविडेंड देना चाहे तो दे दे, नहीं दे तो कोई भी दिक्कत नहीं, तो मुझे देगा तो भी मैं 100 पे 10 कमाऊंगा, तू भी 100 पे 10 कमाएगा। देन एवरी पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम। कुछ भी दे दो, बेस्ट ऑप्टिमम, ठीक है जी। ये तो इसकी एक प्रैक्टिकल पार्ट हो गया। इसकी अगर थ्योरी लिखना चाहें तो 2 लाइन में लिख लो, मैं लिखा रहा हूं, लिखो वॉल्टर मॉडल describe the relationship of R and K, that mean
That means if return is more than expectation of shareholder, return is more than expectation of shareholder, then company will not pay any dividend. Company will not pay any dividend. और वाइस वर्सा, उल्टा हो तो क्या होगा मैंने बता चुका आपको। सर एक एग्जांपल करा दो, जब तक एग्जांपल नहीं कराओगे समझ में कम आएगा। चलो जी लिखो जी एग्जांपल लिखे से लिखो लिखो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितनी साहब 5 लाख, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 60%। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब कंपनी जितना कमाएगी उसका 60% डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। नंबर ऑफ शेयर कितने कंपनी के, कितने 2 लाख है, के कितना है 12% है, आर कितना है 10%। ठीक है, पहली बात कैलकुलेट, पहले लिखो कंप्लीट करो, कैलकुलेट P0 मतलब करंट मार्केट प्राइस विथ वॉल्टर मॉडल। चलो हाँ जी, पहले चीज आंसर लिखा दो, P0 फॉर्मूला लिखा दो, P0 इज इक्वल टू D प्लस E माइनस D, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय R अपॉन के अपॉन के। ठीक है जी, अब यहाँ D मतलब डिविडेंड और E मतलब अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर है, तो अर्निंग पर शेयर मुझे निकालनी पड़ेगी। सर अर्निंग पर शेयर कैसे निकालें, अरे दे तो रखा है आपको, नंबर ऑफ शेयर दे रखे, अर्निंग दे रखी है, तो 3-4 लाइन छोड़ दो, फिर करो 3-4 लाइन छोड़ देना। EPS इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कायदे की बात है, कितना आएगा 5 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, कितना आया जरा देखो, 5 लाख डिवाइड बाय 2 लाख कितना आया 2.5 पर शेयर। यहां तक बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आई। सर ये मेरा अर्निंग पर शेयर आया, तो डीपीएस कितना आएगा, डीपीएस आएगा ईपीएस इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो, कितना है सर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 60% इंटू 60%, कितना हो गया जरा देखो 1.5 हो गया, 1.5 हो गया पर शेयर। चलो जी, अब इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करें तो कैसे कैलकुलेट होगा, आराम से समझना। मेरा डीपीएस कितना है 1.5 है, ठीक है, प्लस ईपीएस कितना है, ईपीएस है 2.5 माइनस 1.5। चलो जी ये भी बात समझ में आ गई। आर कितना है सर 10% है अपॉन 12%, और डिवाइड में कितना करें सर, डिवाइड में कर दो 12%। ठीक है जी, जरा आंसर देखो कितना आता है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2.5 माइनस 1.5 1 हुआ, तो 1 इंटू 10 डिवाइड बाई 12 कितना है 0.83333, प्लस कितना जोड़ दें, प्लस जोड़ दें 1.5, प्लस कितना जोड़ दें 1.5, कितना आ गया 2.33 डिवाइड बाई 12%, कितना आया सर 19.44 आया, कितना आया सर 19.4 आया, 19.4। ये परसेंटेज नहीं आया, ये क्या आया P0 आया, मतलब एक शेयर की कीमत कितनी है मेरी 19.44 है। सर ये तो समझ में आ गया, इसमें आपने P0 निकाली, लेकिन आप प्रूव करना क्या चाहते हो वो तो बताओ जरा समझना। अब क्वेश्चन, मेरे को इन्होंने के 12% दे रखी है और R 10% दे रखी है,
मैंने आपको बताया था अगर मेरी आर कम हो, अगर मेरी रिटर्न कम हो और मेरी की ज्यादा होगी तो मैं शेयर होल्डर को बोलूंगा ले भाई तू ही पैसा ले ले, मैं तो देख 10 ही कमा के दे सकता हूँ, तेरी एक्सपेक्टेशन 12% है, ले ही तू डिविडेंड ले ले। मतलब इस केस में आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% होना चाहिए था। और मैंने बताया था मुझे मेरी मार्केट वैल्यू इंक्रीज करनी है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% होगा, तभी यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे क्या वाला यहाँ पे कब क्या होगा, मेरी मार्केट वैल्यू कितनी आएगी 100%, जब डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा तभी 100% होगी। सर प्रूव करके देख ले, चलो जी प्रूव करके देखते हैं, आओ साहब। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, what will be P0, what will be P0 if dividend payout ratio is 100%, is 100%। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% है तो क्या होगा, जरा देखते हैं। इस केस में देखो ईपीएस कितना आएगा, आंसर लिखो। ईपीएस कितना आएगा सर 2.5, एंड डीपीएस कितना आएगा सर, डीपीएस भी कितना आएगा 2.5 ही आएगा। ठीक है साहब, तो P0 कितनी आएगी जरा देखें, P0 आएगी 2.5 प्लस 2.5 माइनस 2.5, ईपीएस माइनस डीपीएस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर कितनी है सर 10% डिवाइड बाय 12%, और डिवाइड में क्या करते हैं, डिवाइड बाय 12% कर दो, डिवाइड बाय क्या कर दो 12% कर दो। जरा देखो कितना आएगा सर, 0 इंटू ये कर देंगे तो सेम के सेम आएगा 2.5 डिवाइड बाय 12%, कितना आया जरा देखना 20.83 पर शेयर। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखना जब हमने डिविडेंड कम दिया तो वैल्यू कम आई, यहाँ पर डिविडेंड ज्यादा दिया तो वैल्यू ज्यादा आई। मतलब वोल्टर मेडल के साथ क्या रिलेशनशिप है, अगर मेरी आर ज्यादा होगी तो मैं डिविडेंड नहीं दूंगा, आर कम होगी वाले भाई साहब ले जा पूरा ले जा, मेरे को चाहिए ही नहीं, क्यों, तेरी एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा है, मैं कम कमाऊंगा, इससे अच्छा मैं तेरा पैसा रखूं ही नहीं। ये आपका वोल्टर मॉडल बोलते हैं, मेरे हिसाब से आपको तकलीफ नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। हाँ जी, एक बार रिवाइज करें। वोल्टर मॉडल में जब आर और के सेम हो तो उस केस में आप डिविडेंड कितना भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रूव करा दो करवा देंगे। लेकिन अगर आर और के अलग अलग हैं, आर ज्यादा डिविडेंड मत दो, आर कम डिविडेंड पूरा दे दो, मतलब जैसे जैसे आपका रेशियो चेंज होगा उस हिसाब से आपकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती रहेगी। सर एक एग्जांपल और करवा दो, एक एग्जांपल और करोगे, लो जी। ईपीएस 15 रुपए, डीपीएस 10 रुपए, आर 12%, के 12%, के कितना 12%, कैलकुलेट P0 विथ वोल्टर मॉडल। अब एक बात समझने की कोशिश करो, यहाँ पर देखो के और के आर बराबर है, तो इस केस में क्या होगा, आप कितना भी डिविडेंड दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रूव करें जरूर, P0 इक्वल टू, पहले तो P0 निकालने हमारी कितनी आएगी, देखो डीपीएस 10 रुपए प्लस 15 माइनस 10 इंटू 12 डिवाइड बाई 12% और डिवाइड बाय 12%, सारे के नीचे 12%, कितना आएगा जरा देख ले, 5 प्लस 5 इंटू 12 डिवाइड बाई 12 सेम ही आएगा, प्लस 10 डिवाइड बाई 12%, कितना आया सर 125 रुपये वैल्यू आ गई सर, आ गई 125 रुपये पर शेयर आई। अब जरा देखो एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ईपीएस 15 रुपये, डीपीएस आपकी कितनी थी 10 रुपये थी, देखो मैंने 12 रुपये कर दी, मैंने कितनी कर दी 12 रुपये कर दी, आर सेम का सेम है 12% और के कितना है सेम का सेम है कितना 12%। अब देखो P0 कितनी आएगी, जरा देखना P0 पे कोई फर्क पड़ा क्या, P0 इक्वल टू 15 रुपये ब्रैकेट में, सॉरी 15 रुपये प्लस ब्रैकेट में 15 माइनस 12 इंटू 12% डिवाइड बाय 12% डिवाइड बाय 12%, जरा देखना कितना आंसर आएगा,
यहाँ पर चेंज हो गया थोड़ा सा, डिविडेंड कितना हो गया, 12 रुपये हो गया ना। तो देखना कितना आया, 15 में से 3 गया, कितना बचा, 3, 3 प्लस 15 हो गया, 15 डिवाइड बाई 15, 12%। अब चेक कर लेना कितना आएगा, 125 आएगा। इसका मतलब अगर आर और के सेम हो तो फिर मैं डिविडेंड कितना भी दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी वैल्यू उतनी की उतनी ही रहेगी। ये तो पहला मेथड हो गया जो बोलता है डिविडेंड देना या नहीं देना मेरी मार्केट वैल्यू को फर्क डालता है। अब लिखो सेकंड मेथड, अब लिखो सेकंड मेथड। कौन सा मेथड सर? ये मेथड तो हमारा पढ़ा पढ़ा लग रहा है, देखना, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। सर ये कहां पढ़ लिया हमने, जरा देखना, स्लैश गोल्डन ग्रोथ मॉडल। सर ये कहां पढ़ लिया हमने, जरा देखना, अभी मत लिखना, प्लीज मत लिखना। हम के ई निकाला करते थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में, D1 अपॉन P0 प्लस जी। कुछ याद आया कि नहीं आया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलती है, ग्रोथ हो तो D1 मतलब 1 साल के बाद मैं कितना कमाऊंगा, आज मैं जो इन्वेस्ट करूंगा, आज मैं जो इन्वेस्ट करूंगा उस पर मैं 1 साल बाद कितना कमाऊंगा, दैट इज कॉल्ड D1। और उसमें हर साल ग्रोथ जोड़ते जाओ, उसमें क्या करो, हर साल ग्रोथ जोड़ते जाओ तो हमारी क्या आ जाएगी सब, के ई कैलकुलेट हो जाएगी। तो सब इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ आराम से, के ई माइनस के ई माइनस जी इस तरफ चला गया, इज इक्वल टू D1 अपॉन P0। और इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस जी, के माइनस जी। कैसे किया, P0 को इस तरफ ले गया और यही तो मेरा फॉर्मूला हो गया, क्या निकालने का, मार्केट वैल्यू निकालने का। लिख लो तीनों स्टेप, ये फॉर्मूला हमारा पढ़ा हुआ है, इसकी हेल्प से मैंने क्या निकाल लिया, D1 अपन के माइनस जी करके निकाल लिया। मतलब यहाँ पर हमारे डिविडेंड इम्पैक्ट डालता है। कैसे डालता है साहब, ये थ्योरी क्या बोलती है वो सुन लो, हम बकवास नहीं लिखेंगे, बकवास नहीं लिखेंगे, सुनना। ये थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी ये बोलती है, ये थ्योरी ये बोलती है, अरे भाई ये थ्योरी ये बोलती है कि आप हर साल इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड बढ़ा कर दो, पिछली बार से थोड़ा बहुत बढ़ा के दो। अगर नहीं दोगे ना, अगर नहीं दोगे ना तो इक्विटी शेयर होल्डर आपसे नाराज होने लग जाएंगे और वो आपकी कंपनी छोड़ के जाने लग जाएंगे, इसलिए थोड़ा बहुत डिविडेंड देना जरूरी होता है। लिखो हियर, जय श्री राम, हियर P0 is equal to current market price D1 is equal to expected dividend अब D1 निकलता कैसे, D1 का फॉर्मूला होता है D0 प्लस ग्रोथ, D0 प्लस ग्रोथ के साथ जो हमने करंट लास्ट ईयर कमाया था। D0 का मतलब क्या होता है, D0 का मतलब होता है लास्ट ईयर डिविडेंड, लास्ट ईयर डिविडेंड, पिछली बार जितना कमाया था उससे कुछ एक्स्ट्रा ही तो चाहिए, कितना एक्स्ट्रा चाहिए, ग्रोथ जितना, ठीक है साहब। सर जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है ग्रोथ, ये बात भी समझ में आती है। और के तो हमें पता ही है, के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मेरा काम हो गया, मैंने क्या निकला, एक फॉर्मूला लिख दिया। सर जो फॉर्मूला आपको आता था वही फॉर्मूला मैंने लिखा है। सर जल्दी से एग्जांपल कर दो, इससे हमको ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है इसके अंदर, ऑब्वियस है। लिखो लास्ट ईयर डिविडेंड, लास्ट ईयर डिविडेंड कितना, ₹5, ग्रोथ 8%, के 15%, कैलकुलेट P0। लो सर, ये तो सिंपल हो गया सर। अब मुझे इसमें पहले लास्ट ईयर डिविडेंड दे रखा है, तो जरा करें स्टार्ट। लिखो P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस जी। सर D1 तो निकालना पड़ेगा, ऑब्वियस निकालना पड़ेगा, 3-4 लाइन छोड़ना। लिखो D1 इज इक्वल टू D0 प्लस ग्रोथ। D0 मतलब लास्ट ईयर डिविडेंड, लास्ट ईयर डिविडेंड कितना दे रखा, ₹5, प्लस ग्रोथ कितनी दे रखी, 8%, कितनी दे रखी, 8%, तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 8%, कितना आ गया सर, 5.4 आ गया। कितना आ गया, 5.4 आ गया। चलो जी स्टार्ट करते हैं, कितना आएगा,
5.4 डिवाइड बाय के कितना है साहब, के कितना है जरा देखते हैं, के कितना है साहब जरा देखते हैं। के सर क्वेश्चन में दे रखा है 15%, 15% माइनस ग्रोथ कितनी है 8%, कितना आया जरा देखें, 15 माइनस 8 कितना बचा 7, तो कितना है 5.4 डिवाइड बाय 7%, कितना आंसर आया 77.14%। लो सर ये तो बहुत ईजी था, हमें आता था, ऑब्वियसली आपको आता था, इसमें कुछ नया था भी नहीं। सर एग्जाम्पल और करा दो, लो जी कोई तकलीफ की बात नहीं है। मान लो D0 20 रुपये, ग्रोथ 10%, के 15%, कैलकुलेट P0, कर लो खुद ही करो, जल्दी से हटाओ। P0 इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस जी, D1 निकालना पड़ेगा, D1 कैसे निकलेगा साहब, ग्रोथ कितनी है 20 रुपये का शेयर पिछली बार दिया था, प्लस ग्रोथ कितनी है 10%, कितना आया 22 रुपये, लिख दो 22 डिवाइड बाय 15% माइनस 10%, कितना आया साहब जरा देखो 22 डिवाइड बाई 5%। लो साहब ऐसी कंपनी भगवान सबको दे, कितने रुपए की वैल्यू आ गई 440 रुपए की वैल्यू इंक्रीज आ गई पर शेयर। ठीक है सर, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, मतलब जितनी अच्छी ग्रोथ उतने अच्छा कंपनी का वर्थ, चाहे कुछ भी हो जाए। लो सर मेरे को ये बात समझ में आ गई। ये दो अप्रोच थी जो हेल्प करती है मेरे को, जो हेल्प करती है मेरे को क्या बोलते हैं डिविडेंड निकालने में। ठीक है, अब सर 2-3 अप्रोचेस और हैं जो भी बोलती है साहब डिविडेंड देना चाहिए, या डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, डिविडेंड दोगे या नहीं दोगे उससे मेरी मार्केट वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। कौन सी अप्रोच है सर, थर्ड वाली अप्रोच, जरा देखते हैं, आओ जी। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, हाँ ट्रेडिशनल अप्रोच नाम से ही समझ में आता है पुरानी अप्रोच हो गई, कोई काम की अप्रोच नहीं रही, नाम से ही समझ में आता है पुरानी अप्रोच है, कोई काम की नहीं रही, लेकिन ठीक है अभी मेरी किताब में दे रखी इसलिए मुझे पढ़ना जरूरी है। हाँ जी, पहले लिख लो इसके थ्योरी लिख लो थोड़ी सी। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, according to this approach, if company pay according to this approach, if company pay dividend if company pay dividend then it increase the value, then it increase the value, and if company pay less dividend if company pay less dividend then it reduce the value। मतलब सीधी सी बात है, एक कंपनी 100 रुपए कमाती है, वो कंपनी 100 में से 50 रुपए का डिविडेंड दे देती है। ठीक है, एक दूसरी कंपनी है जो 100 रुपए कमाती है, उसमें से 80 रुपए का डिविडेंड दे देती है, तो साहब कंपनी कौन सी अच्छी, इस कंपनी के शेयर होल्डर ज्यादा खुश होते हैं। ये पुरानी अप्रोच है, अब वाली अप्रोच नहीं, अब वाली अप्रोच तो हिसाब लगाती है कि साहब कंपनी कितना कमाएगी, मैं कितना कमाऊंगा, कंपनी की ग्रोथ कितनी है वगैरह वगैरह, लेकिन ये पुरानी अप्रोच क्या बोलती है, जितना डिविडेंड उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो साहब ये फॉर्मूला क्या बनाते हैं, देखो फॉर्मूला इन्होंने बनाया P0 इक्वल टू M D प्लस E अपॉन 3। क्या मतलब हुआ, पहले लिखो P0 इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस, M इक्वल टू मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई करना, D इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर, E इक्वल टू अर्निंग पर शेयर।
अर्निंग पर डे। ठीक है बेटा, इनका मतलब ये होता है। अब थोड़ा सा खेल समझने की कोशिश करो, मैं बोल रहा हूँ अरे भाई अगर मैं डिविडेंड देता हूँ 3 रुपए का, मैं सॉरी डिविडेंड देता हूँ 1 रुपए का, और मैं 3 रुपए कमाता हूँ और जो अपने पास रखता हूँ, दोनों के अंदर खुशी बराबर होगी। मतलब डिविडेंड देने में 3 गुनी खुशी होगी या अर्निंग में 3 गुना खुशी कम होगी इस मेथड के अंदर। इस मेथड में क्या होगा, 3 गुना खुशी कम होगी। किसकी कम होगी साहब, इस मेथड में क्या होगा, 3 गुना खुशी कम होगी। सब किसकी कम होगी, सब इसमें अर्निंग खाली करते हो, आप रिटेन रख लेते हो, पैसा नहीं देते हो, उसकी खुशी कम है, और डिविडेंड देते हो उसकी खुशी ज्यादा होती है। तो जरा एक छोटा सा एग्जांपल लिख लो, लिखो एग्जांपल। डी डी इज इक्वल टू 5 रुपए, ई इज इक्वल टू 10 रुपए, मल्टीप्लायर 7, 7 गुना होता है कैलकुलेट मार्केट वैल्यू, कैलकुलेट मार्केट वैल्यू या कैलकुलेट P0 विथ ट्रेडिशनल अप्रोच। फॉर्मूला क्या बनेगा, P0 इज इक्वल टू M D प्लस E अपॉन 3। ठीक है, यहाँ पर M मतलब मल्टीप्लायर 7, ब्रैकेट में D कितना है 5 प्लस 10 अपॉन 3। सॉल्व करें कितना आएगा, 10 अपॉन 3 प्लस 5 इंटू 7 कितना आया 58.3। जैसे से आपका डिविडेंड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। 58.3 पर शेयर है। लो सर 3 मेथड हो गए। फोर्थ मेथड लिखो, लिंटर मेथड, LINTERS, लिंटर मेथड। हाँ जी, ये मेथड है। ये मेथड आपको ये नहीं बताता कि मेरी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू ये बताता है कि मेरा अगली बार का डिविडेंड कितना होगा। तो सर सीधी सी बात है, जितना पिछली बार डिविडेंड दिया उससे ज्यादा ही तो अगली बार का डिविडेंड होगा। तो ये मेथड हमें बताता है कि साहब हमारा अगले साल का डिविडेंड कितना होना चाहिए, हमारे अगले साल का डिविडेंड कितना होना चाहिए। तो सर पिछली बार जितना डिविडेंड दिया उससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा भी कितना, सर जितनी ग्रोथ उतना ज्यादा, जितनी अर्निंग ज्यादा उतना ज्यादा, जितनी अर्निंग ज्यादा उतना ज्यादा। तो साहब यहां पर देखो, लिखो पहले अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, ये फॉर्मूला भी बकवास मेथड है। सबसे अच्छा मेथड वॉल्टर मेथड था सबसे अच्छा, और उसका सबसे अच्छा मेथड था ग्रोथ मॉडल। लास्ट के 2 मॉडल बकवास है, ठीक है, मजबूरी है, मॉड्यूल में दे रखे इसलिए करने पड़ते हैं, कोई एप्लीकेबल भी नहीं करता इनको। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्सपेक्टेड डिविडेंड is based on, expected dividend is based on target payout ratio, is based on target payout ratio and last year dividend, and last year dividend किस पे डिपेंड करता है साहब, टारगेट पे आउट रेशियो पे और लास्ट ईयर में जो डिविडेंड दिया उस पर डिपेंड करता है। अब इस केस में हमारा अगले साल का डिविडेंड कितना होना चाहिए, D1 इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला कितना शानदार बना रखा है इन्होंने, D0 जितना पिछली बार दिया उतना तो चाहिए, प्लस कितना इस साल कितना कमाया साहब, इसमें से आपने नियम कितना बना रखा है, आराम से समझना, इसमें से आपने नियम कितना बना रखा है, हम हर साल 70% देंगे इनटू टारगेट पे आउट रेशियो, टारगेट पे आउट रेशियो इतना आप हर साल इस साल जितना आप कमाओगे उसका इतना देते हो। इसमें से मान लो मैं 10 रुपये कमाता हूँ, उसमें 70% हमेशा देता हूँ, 7 रुपये देता हूँ। आपने पिछली बार कितना दिया था, इक्वल टू D0 इतना दिया था, मान लो पिछली बार आपने 6 रुपये दिए, तो एक्स्ट्रा कितना रुपये चाहिए, 1 रुपये और चाहिए, इनटू AF, AF मतलब कुछ भी इन्फ्लेशन कोरोना आ गया, एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक है साहब, लिखो हियर AF इज इक्वल टू एडजस्टमेंट फैक्टर, हियर AF इज इक्वल टू एडजस्टमेंट फैक्टर, हियर AF इज इक्वल टू क्या, एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक है साहब, एक एग्जांपल कर लेते हैं छोटा सा, लिखो D0 इज इक्वल टू 15 रुपये, EPS इज इक्वल टू 25, टारगेट पे आउट रेशियो कितना, मान लो 60%, वो एडजस्टमेंट फैक्टर
45%, मतलब हमारे 45% तक वैल्यू फ्लैक्चुएट हो सकती है। कैलकुलेट D1 विथ लिंटर मेथड। चलो जी, ये बात हो गई सर, हो गई समझ में। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, करो जी। देखो D1 इज इक्वल टू D0 कितना है 15 प्लस EPS कितना है 25 इंटू कितना देते हो हर साल 60% कम हो जाएगा 25 इंटू 60%, 60 भी है 70% करो, 70% कर लो भाई, इंटू 70% माइनस 15 इंटू 45%, इतना मुझे और चाहिए। तो 25 इंटू 70% माइनस 15 इंटू 45% कितना आया 1.125 प्लस 15, कम से कम कितना चाहिए मेरे को 16.125 चाहिए। फिर सुनो कैसे निकाला, जितना पहले देते थे उतना तो ठीक है, अब कितना दोगे, जितना आप कमाओगे उसका 70% देते हो, उसमें से जितना एक्स दे दिया आपने पिछली बार वो कोई बड़ी बात नहीं, एक्स्ट्रा कितना दोगे उसको एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ दो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लो साहब, रिलेवेंट थ्योरी के खाली यही मेथड्स है, रिलेवेंट थ्योरी के यही मेथड्स है, दो थ्योरी मेथड्स है, एक तो रिलेवेंट थ्योरी थी, एक इररिलेवेंट थ्योरी थी। मेरी रिलेवेंट थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, इररिलेवेंट थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आपको होमवर्क दे दूँ जो करके लाना है, हम नेक्स्ट वीडियो करते रहेंगे, पहले इनको कंप्लीट कर लेना। सर कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं जरा देख लेते हैं, आओ जरा, थ्योरी सर हम करते रहेंगे। इलिस्ट्रेशन में 1 मत करना, अभी इलिस्ट्रेशन 1 नहीं करना आपको, हाँ अब करना स्टार्ट। 2 का करना है, इलिस्ट्रेशन में 2 करना है, 3 का करना है, 4 का करना है, 5 का करना है, 6 का करना है, 7 का करना है, 8 का करना है, 9 का करना है, सारे करने हैं सर, हाँ सर सारे हो गए, हाँ जी सारे हो गए, 10 का करना है। लो जी, अब आओ इलिस्ट्रेशन 11 मत करना, 11 मत करना, अभी 12 का करना है, 13 का करना है। लो जी, क्वेश्चंस में आ जाओ, क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना है, 2 का करना है, 3 का करना है और 4 का करना है, ठीक है जी, इतने कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में इररिलेवेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे, इसमें आपकी इतनी थ्योरी है, इसी में किसी क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा। ओके, टाटा बाय बाय।